बेसिक पार्ट जैसा ही है हमारा अपवर्तनांक, बहुत लंबे चौड़े ऑप्टिक्स के हर पार्ट में हम अपवर्तनांक टर्म का इस्तेमाल करेंगे, तो हमें क्लियर होना चाहिए कि अपवर्तनांक होता क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर के चलते हैं अपवर्तनांक। दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें हम सबसे पहले कहें निरपेक्ष अपवर्तनांक, and that is called absolute refractive index. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब हम किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष हम अपवर्तनांक की बात करते हैं तब वो कहलाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अगर n से हम रिप्रेजेंट करें तो निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, तो निर्वात में प्रकाश की चाल और जिस माध्यम की हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना है, अपॉन में आता है माध्यम में प्रकाश की चाल। इसे हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, इन दोनों के अनुपात को। इट मीन्स n इज इक्वल टू होता है c अपॉन v के। ये है किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल c से, तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक तो ये है निरपेक्ष अपवर्तनांक n इज इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल c बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, इट मीन्स n इज इक्वल टू c अपॉन v। ठीक है, तो ये तो है सामान्य रूप से निरपेक्ष अपवर्तनांक जब हमारा कोई भी पदार्थ या माध्यम उसके चारों ओर निर्वात मौजूद हो, तो इसे हम सामान्य रूप से वायु के सापेक्ष भी यही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमारा माध्यम किसी ऐसे माध्यम से घिरा है जिसमें प्रकाश की चाल निर्वात की चाल के बराबर नहीं है, मान लीजिए ये कांच है, वो जल में रखा हुआ है, तो वहाँ पर हमें फिर सापेक्ष अपवर्तनांक लेना होता है। तो अपवर्तनांक को हम दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक, एंड दैट इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इससे पहले हमने देखा निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक के द्वारा हमें यह पता चलता है कि हमारा जो माध्यम है उसमें प्रकाश की चाल कितनी है निर्वात के सापेक्ष की तुलना में, या निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का दोनों का अनुपात कितना है। तो उसकी हेल्प से हम अनुमान लगा सकते हैं कि माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी। लेकिन निर्वात की जगह दो अलग अलग माध्यम हम अगर हम लें तो उसका अपवर्तनांक कैसे लिया जाता है, एंड दैट इज दो माध्यम हमने लिए हैं, एक फर्स्ट एक सेकंड। प्रकाश किरण इस तरीके से मान ली जा रही है फर्स्ट से सेकंड में। तो किसी माध्यम का
दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, किसी भी माध्यम का किसी एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक हम लेना चाहते हैं। इस माध्यम का अपवर्तनांक या कह सकते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले और दूसरे माध्यमों में प्रकाश की चाल, यहाँ मान लीजिए प्रकाश की चाल v1 है, यहाँ प्रकाश की चाल v2, तो इन दोनों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसी तरह से हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, इसको हम कहेंगे v2, के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम यहां लिखें, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दैट इज कॉल्ड 1 and 2 और बराबर होता है v1 अपॉन v2। 1 and 2 बराबर होगा v1 अपॉन v2। ठीक है, तो ये है हमारा दूसरी तरीके से जो डिफाइन कर सकते हैं हम किसी भी अपवर्तनांक को, सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम लिखें वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक है? कांच। तो इसको हम लिखते हैं इस तरह से ANG। ठीक है, ध्यान दें जो बाद में लिखा हुआ है उसका अपवर्तनांक होता है और जो पहले हम स्टार्टिंग में लिखते हैं उसके सापेक्ष। ANG, A फॉर एयर लिया गया है, G फॉर ग्लास लिया गया। तो ग्लास का इट मीन्स कांच का, एयर मीन्स वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक है। तो अपवर्तनांक किसका है? कांच का। किसके सापेक्ष? वायु के। तो दैट विल बी इक्वल टू, चाल पहले इस पहले स्टेप की आती है तो VA अपॉन VG। A फॉर एयर, तो VA हो गया है वायु में प्रकाश की चाल और VG है कांच में प्रकाश की चाल। VA है वायु में प्रकाश की चाल और VG बराबर है कांच में प्रकाश की चाल। इसी तरीके से यदि हम लिखें जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो इसे हम लिखेंगे WNG। ठीक है, W मीन्स वाटर, G फॉर ग्लास। तो किसका अपवर्तनांक है? G यानी ग्लास का, कांच का और वाटर के सापेक्ष। तो इसको हम लिखेंगे VW अपॉन VG, जहाँ VW है अभी जल में प्रकाश की चाल और VG है कांच में प्रकाश की चाल। ये हम ऊपर ले ही चुके हैं, जहाँ VW बराबर है जल में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपवर्तनांक को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आर्टिकल्स में भी और न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करेंगे। तो ये था हमारा अपवर्तनांक। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड कुछ और टर्म्स हम लेकर के चलेंगे। तो
आइए देखते हैं, उनको समझते हैं किस प्रकार से। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म जो कई जगह पर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो हम देखें यहां पर, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। ठीक है, तो ये हम टॉपिक लेकर के चलेंगे, रिवर्सेबिलिटी ऑफ लाइट, जिसे हम कहते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता। And that is called reversibility of light. ये कहता है नियम, प्रकाश की उत्क्रमणीयता यदि विभिन्न अपवर्तन और परावर्तनों के पश्चात, परावर्तन भी हो सकते हैं, कई बार हुए हों, और अपवर्तन भी हुए हों, अपवर्तन और परावर्तन की घटनाओं के बाद यदि उसको हम वापस उसी मार्ग से लौटाएं, यानी हम प्रकाश को उसी मार्ग से लौटाएं, तो वो अपने पूर्ववत मार्ग को, पूर्ववत अवस्थाओं को उत्क्रमणीयता के साथ पालन करता है, यानी उसी रास्ते से, उसी तरीके से वापस आएगा जैसे कि वो गया था। तो ये कहलाता है प्रकाश की उत्क्रमणीयता। तो ये एक कुछ घटनाओं में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर जा रही है। चलिए इस तरह से ले लेते हैं। ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, और प्रकाश किरण इस तरीके से अभिलंब से दूर हट करके, विचलित होकर के गुजरी है। अपवर्तन की घटना, यदि हम यहाँ पर एक समतल दर्पण रख दें इसके जस्ट लंबवत, तो प्रकाश किरण अपने मार्ग पर ही रिटर्न हो गई है, वापस हो गई है। तो अपवर्तन के पश्चात भी वो उसी मार्ग से होकर गुजरेगी जिससे वो आई थी। तो यही हमारा कहता है उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, कि विभिन्न परावर्तनों या अपवर्तनों के पश्चात यदि हम उसको रिवर्स कर दें, उसकी दिशा को परिवर्तित कर दें, दिशा को विपरीत कर दें, तो वो अपनी पूर्व अवस्थाओं को पूर्व मार्ग के द्वारा ही गुजरती है। ठीक है, तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टर्म के लिए। इसको हमने लिया है फर्स्ट माध्यम और इसको लिया हमने सेकंड माध्यम। यहाँ पर है आपतन कोण I और ये लिया है अपवर्तन कोण R। ठीक है, तो प्रकाश किरण के सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर, जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है तो यहाँ आ रहा होगा 1 और 2, यानी दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष, और ये आएगा sin I अपॉन sin R, सिंपली स्नेल के नियमानुसार। ठीक है, अब इसको हम विपरीत दिशा में, जब इसके मार्ग को हमने उत्क्रमित कर दिया है, तो प्रकाश किरण के मार्ग को उत्क्रमणित करने पर, अब ये जा रही है विरल से सघन में। ठीक है, तो अब यहां पर आएगा 2n1, क्योंकि प्रकाश किरण अब जा रही है 2 से 1 में, तो बाद वाले माध्यम का अपवर्तनांक होता है, यानी पहले माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, दूसरे के। अब हमारे लिए आपतन कोण क्या हो गया है, R, तो यहाँ आएगा sin R और बटे sin I, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो यहाँ आ रहा है 1 और 2 इंटू 2 और 1 और इज इक्वल टू sin I अपॉन sin R
और इंटू साइन आर अपॉन साइन आई। जस्ट कैंसिल तो 1, यहाँ आ जाता है 1, या एक अच्छा रिजल्ट 1n2 इज इक्वल टू 1/2n1। यानी दूसरे माध्यम का अगर पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है तो वो उत्क्रम होता है किसका? पहले माध्यम के अपवर्तनांक दूसरे के सापेक्ष। ठीक है, तो ये भी हमारे रिजल्ट के फॉर्म में यूज होगा। अगर 1n2 अगर हमारे पास है और हम इसको 2n1 के फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो इट विल बी इक्वल टू, ये बराबर होगा 1/2n1 के। ठीक है, तो ये था प्रकाश की उत्क्रमणिता के बेस पे एक हमारा निकाला हुआ रिजल्ट। अब एक और हम रिजल्ट देखेंगे कि यदि क्रमागत माध्यमों के अंदर प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है तब क्या कंडीशन होगी। तो क्रमागत माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन, ये हमने कुछ क्रमागत माध्यम लिए हैं। सबसे पहले है वायु, फिर है जल, फिर है कांच और फिर है वायु। ये हमने लिया है पहला माध्यम और प्रकाश किरण हमारी आ रही है इस तरीके से, और ये है यहाँ आपतन कोण आई। वायु की तुलना में जल है सघन माध्यम, प्रकाश किरण विरल से सघन में आ रही है तो अभिलंब की ओर झुककर गुजरती है और इस प्रकार से ये कोण बन रहा है आर। ये आर है तो सिंपली ये भी कोण आर होगा। अब प्रकाश किरण प्रवेश कर रही है यहाँ पर जल से कांच में, जल की तुलना में कांच और भी सघन है तो अब प्रकाश किरण और ज्यादा विचलित होती है अभिलंब की ओर, और यहां बनने वाले जो कोण हैं ये हमने लिए हैं आर डैश। कांच से वायु में आ रही है यानी सबसे पहले माध्यम में, तो इस प्रकाश किरण के जस्ट समांतर प्रकाश किरण विचलित होते हुए निकल जाती तो ये कोण भी आई के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों किरणें कैसी होंगी? एक दूसरे के समांतर होंगी। तो इस प्रकार से हमने 3 क्रमागत माध्यम लिए, वायु, जल, कांच और फिर वायु है। तो पहले अपवर्तनांक में जब प्रकाश किरण वायु से जल में जा रही है तब क्या कंडीशन होगी? क्रमागत माध्यमों वायु, जल, कांच के लिए सबसे पहले जल में आ रही है प्रकाश किरण वायु से तो हम लेंगे AN/W, यानी जल का अपवर्तनांक है वायु के सापेक्ष तो साइन आई अपॉन साइन आर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब प्रकाश किरण जा रही है जल से कांच में तो यहां पर कांच का वर्तनांक आएगा AN, ए नहीं आएगा क्योंकि जल से कांच में जा रही है तो WNG। कांच का वर्तनांक किसके सापेक्ष? जल, चूंकि यहाँ जल से कांच में गई है प्रकाश किरण तो साइन आई, और यहाँ पर आपतन कोण है आर के बराबर और अपवर्तन कोण है आर डैश तो साइन आर डैश। तो साइन आई अपॉन साइन आर डैश ये हो गया जल से कांच में जाने पर। अब प्रकाश किरण जा रही है कांच से वायु में तो वायु का अपवर्तनांक होगा कांच के सापेक्ष तो GNA, यहाँ आई की जगह है आर डैश आपतन कोण, अपवर्तन कोण है आई अपॉन साइन आई। तो कंटिन्यूअस अपवर्तन के लिए 3 इक्वेशंस ली हैं, तीनों को यहाँ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड तो AN/W इंटू WNG और इंटू GNA एंड दैट इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। समीकरण नंबर 2 से लाएं तो इंटू में मल्टीप्लाई में साइन आर अपॉन साइन आर डैश और थर्ड इक्वेशन में साइन आर डैश अपॉन साइन आई।
साइन आई कैंसिल, साइन आर डैश तीनों जस्ट कैंसिल, तो ए एन डब्लू इंटू डब्लू एन जी और इंटू जी एन ए दैट इज इक्वल टू 1। तो एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन तो यही निकल कर आ जाता है कि क्रमागत माध्यमों के लिए अपवर्तनांक, क्रमागत अपवर्तनांक उसी क्रम में लिए जाएं तो उन सब का गुणनफल क्या होगा 1। इससे एक और रिजल्ट हम निकालेंगे, अगर यहाँ हम देखें इसी इक्वेशन 4 से, तो हम लिख सकते हैं डब्ल्यू एन जी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए एन डब्ल्यू और इंटू जी एन ए। परंतु 1 अपॉन जी एन ए अभी हमने देखा था 1 अपॉन 2 एन 1, अगर इसको दूसरी साइड ऊपर जाने पर क्या हो जाता है 1 एन 2 के बराबर होता, तो 1 अपॉन जी एन ए विल बी इक्वल टू ए एन जी। तो इसकी जगह 1 अपॉन जी एन ए के ये लिख दें तो एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन आ जाता है हमारा डब्ल्यू एन जी इज इक्वल टू ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू। यानी कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, जो बाद वाला है ये ऊपर जाता है तो ए एन जी यानी कांच का वायु के सापेक्ष, और ये नीचे जाता है ए एन डब्ल्यू यानी जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक और जल के अपवर्तनांकों के यानी निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात के बराबर होता। ये हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक फार्मूला होगा। ये कहाँ इस्तेमाल होगा, मान लीजिए हमारे पास कांच का लेंस है, कांच का प्रिज्म है और उसको हम जल के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कांच के चारों ओर माध्यम क्या है जल, और प्रकाश किरण जल से कांच में प्रवेश कर रही है, तो हमें क्या चाहिएगा कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष। वो डायरेक्ट गिवन नहीं होगा न्यूमेरिकल्स में, क्या गिवन होगा कांच का अपवर्तनांक कितना है, जल का अपवर्तनांक कितना है, तो इन दोनों के अनुपात से हम निकाल सकते हैं डब्ल्यू एन जी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने देखे, अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तन का कारण क्या है, निरपेक्ष सापेक्ष अपवर्तनांक, क्रमागत माध्यमों में अपवर्तन होता तब क्या कंडीशन होती। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कुछ अपवर्तन से रिलेटेड अच्छी इंपॉर्टेंट घटनाएं। इनको तैयार करिए, अगर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जाकर शेयर कर सकते हैं, वीडियो से रिलेटेड अपने ओपिनियन दे सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।